A very very good afternoon to all my dear students, all my नादान परिंदों. कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से कि यस या थम्स अप दे दीजिए. आज हम बहुत मजेदार कैल्विन साइकिल, क्रैन्स एनाटॉमी ये सब पढ़ने वाले हैं. क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है सबको? फोटोसिंथेसिस के लेक्चर नंबर 5 पर आज हम आ गए हैं. मैं बिल्कुल अच्छी हूं, थैंक यू सो मच. आप लोग कैसे हो? चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड. तो आइए स्टूडेंट्स, आज की बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. आज हम बात करेंगे C3 प्लांट्स की, C4 प्लांट्स की, क्यों जरूरत पड़ी C4 प्लांट्स की, मोर एडवांस्ड कौन से वाले हैं, ये सब बात करेंगे. बट सबसे पहले ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, उसके बिना जीवन में कुछ भी नहीं. तो आइए सब खुशी खुशी पढ़ेंगे, चेहरे पे स्माइल ले आइए, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी. स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का. जहां बैठे हो वहीं से बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो. ऑफ कोर्स मैं क्लास के एंड में तो आपको होमवर्क दूंगी ही, बट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कल और परसों 2 दिन आपको ऑफ मिल रहा है. कल दशहरे का हॉलीडे होगा, बिल्कुल वेस्ट मत करना. दशहरा हर साल आएगा. हम इस बार रावण अपने अंदर वाला जलाएंगे, अपनी वीकनेस, अपनी लिमिटेशंस को जलाएंगे. डिस्ट्रैक्शन, टाइम वेस्ट, लेजीनेस, बैकलॉग, उसको जलाएंगे और रेगुलरली पढ़ाई करेंगे. कल और परसों का दिन, 2 दिन बहुत अच्छे से यूज करेंगे. हर स्टूडेंट जो सिलेक्ट होने वाला है, क्योंकि कल वो पढ़ रहा होगा, परसों पढ़ रहा होगा, 2 दिन लगातार सेल्फ स्टडी का मौका मिलने वाला है, क्योंकि क्लास नहीं होगी आपकी, राइट? चलिए, तो आज की क्लास में ऑफ कोर्स हम बहुत मजेदार बातें पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमें केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ी थी, उसको मैं पूरा डिटेल में दोबारा रिवाइज नहीं कर रही. बट उसके बाद हमने डार्क रिएक्शन स्टार्ट की थी. बेटा, हमने कहा था कि डार्क रिएक्शन एक्चुअली बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, और उसे हमने प्रूव भी किया था कि अगर हमने इफ वी स्टॉप गिविंग लाइट, तो भी फॉर सम टाइम फोटोसिंथेसिस विल अकर, फूड सिंथेसिस विल अकर, क्योंकि लाइट रिएक्शन के कुछ एटीपी NADPH2 का स्टॉक प्रेजेंट होगा. आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप. हमने एक बात और पढ़ी थी, इसीलिए इसका बेटर नेम बायोसिंथेटिक फेज या कार्बन फिक्सेशन या कार्बन रिएक्शन है. ये स्ट्रोमा में होगी. हमने ये भी बात की थी कि सबसे पहले मेल्विन केल्विन जी जो हैं, उन्होंने ग्रीन एल्गा सिंगल सेल क्लोरेला में वर्क किया था, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था, और उन्होंने बताया था कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड. और इसीलिए इन पेड़ों को C3 प्लांट्स कहा गया था. लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ पेड़ों के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो OA बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और इसीलिए इन प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहा गया, जिसमें सॉर्गम, शुगरकेन, मेज, ये कुछ मोनोकॉट्स आते हैं. हम समझेंगे ऐसा क्यों, वाई, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड. हमने ये भी बात की थी कि चाहे C3 पेड़ हो, चाहे C4 पेड़ हो, बट जो खाना बनेगा वो दोनों में ही कैल्विन साइकिल से बनेगा. जो फूड सिंथेसिस होगा, मैं ये सब कुछ सिखाऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी. कितने स्टूडेंट्स को यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है? मुझे एक बार यस या थम्स अप दे दीजिए. कम ऑन एवरीबॉडी. कितने लोगों को यहां तक सब क्लियर है? क्लियर है? बेटा सॉर्गम मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी ना, आप टाइम वेस्ट करना गूगल करके. चल, अब आ जाओ, हेडिंग डालो पहले, कैल्विन साइकिल. इसे नॉर्मली हम कैल्विन पाथवे भी बोल सकते हो, कैल्विन साइकिल, कैल्विन पाथवे, या C3 साइकिल कह देते हैं. C3 साइकिल लिखिए प्लीज एक बार. अब दिस अकर्स इन all photosynthetic plants. This occurs in all photosynthetic plants, whether, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो C3 पेड़ है, C4 पेड़ है, कोई भी पेड़ हो बेटा,
वेदर दे हैव, ये सब धीरे धीरे अभी आएगा समझ में, C3, C4 और एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनी अदर पाथवेज। स्टूडेंट्स, इस एनी अदर का मतलब होता है कुछ पेड़ होते हैं, कैम पाथवे होता है, कैम, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं। इनमें स्टोमेटा डे टाइम में ओपन ही नहीं होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं जहां वाटर की बहुत कमी है, स्कैरसिटी है, डेफिशिएंसी है। अगर डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा, वाटर वेपर इवेपोरेट हो जाएगा, पेड़ में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर जाएगा। तो इनके स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, कैम प्लांट्स होते हैं जिनके स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट। अब इसकी डिटेल नहीं आती है बेटा, बट एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है इसीलिए मैंने बता दिया। हम डिटेल में C3 और C4 प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे कैसे वहां पर कैल्विन साइकिल होगी, हम सब पढ़ेंगे। ये किसने कमेंट करा है भाई? मैडम देखकर पढ़ाती है बेटा, पूरा रटा पड़ा हुआ है ये। तुमको अपना एड्रेस बता देती हूँ, लाइव आ जाओ, ऐसे गंदी बातें मत लिखा करो, है ना। टीचर की इज्जत नहीं करोगे तो टीचर से फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको सीखने को, शर्म आनी चाहिए। MBBS, MS गायनेक, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, पिछले 10 साल से ज्यादा से बॉटनी जूलॉजी दोनों की ऑनलाइन ऑफलाइन फैकल्टी, कुछ तो शर्म करो। तुमने कितना पढ़ लिया, तुमको कितना आता है, कितने नंबर आते हैं तुम्हारे टेस्ट में, जरा बताओ। आप लोगों को लगता है कि ऑनलाइन है तो कुछ भी लिख दो, बेटा ये नेगेटिविटी तुम्हारी लाइफ में भी आएगी, फिक्र मत करो, तुमको भी ऐसे ही लोग झूठ बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। चलो, तो कैल्विन साइकिल जो है ये सब पेड़ों में होगी, हम इसको प्रूव भी करेंगे, पर पहले हम एक C3 पेड़ की बात करते हैं। अब कैल्विन साइकिल को समझने के पहले एक बात समझो, अभी लिखना मत ये चीज जो मैं पढ़ा रही हूं, एक बात समझो। आपको मालूम है कि सपोज ये एक लीफ है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब लीफ के अंदर आपको पता है बेटा, हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है ना, इतना अपने को पता है। एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, और फिर यहां पर मीजोफिल टिश्यू होता है जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। अगर डाइकॉट होगा तो आप जानते हो पैलिसेड एंड स्पॉन्जी 2 टाइप का होगा, और अगर मोनोकॉट होगा तो सारा का सारा एक सा होगा, और यहां पर जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल होगा, वस्कुलर बंडल होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम CO2 से खाना बनाना सीख रहे हैं। CO2 आप जानते हो बेटा एटमॉस्फेयर से आती है, जो हवा है एटमॉस्फेयर है। ये CO2 पहले एपिडर्मिस में आएगी, एपिडर्मिस में स्टोमेटा के थ्रू मीजोफिल सेल में आएगी, और मीजोफिल सेल के अंदर भी, सपोज ये मीजोफिल सेल है तो हमने पढ़ा है कि इसके अंदर भी जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगी, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी स्ट्रोमा में आ जाएगी। यानी ये CO2 स्टोमेटा को क्रॉस करेगी, मीजोफिल सेल की सेल वॉल क्रॉस करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करके स्ट्रोमा में आ जाएगी। जब ये अंदर आएगी तो बाहें फैला के इसका स्वागत किया जाएगा, इसे वेलकम किया जाएगा। तो साइंटिस्ट ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल है जो इस CO2 को एक्सेप्ट करता है, इसके साथ दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप करता है, यानी प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है, ये साइंटिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब इसको मैं साइड में कर देती हूं, इसको हटा दूं मैं, है ना, ये तो समझाने के लिए था आपको। तो साइंटिस्ट ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे पहले CO2 के साथ कौन फ्रेंडशिप करेगा। अब देखो एक सिंपल सी बात है, हमें मेल्विन कैल्विन जी ने ये बता दिया था कि जब CO2 फिक्स होता है तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3PGA बनता है, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब यार नेचुरल सी बात है, हाँ अब लिखो, अब लिखना शुरू करो।
तो नेचुरल सी बात है, हमें भी तो यही लगेगा कि अगर 1 कार्बन आ रहा है CO2 और उससे 3 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो जरूर इसके साथ कोई 2 कार्बन का कंपाउंड जुड़ता होगा, कोई 2 कार्बन का कंपाउंड जुड़ता होगा, तभी तो 1 कार्बन CO2 का, 2 कार्बन इसका, तो 3 कार्बन का कंपाउंड बनता होगा। हम भी तो यही सोचेंगे, नॉर्मल अकल तो यही सोचेगी ना। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है बेटा, ये प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और इसे माना जाता था प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। साइंटिस्ट कई साल तक ये मानते थे कि थॉट फॉर मेनी इयर्स कि जो पहला कंपाउंड स्ट्रोमा के अंदर CO2 के साथ अटैच होता है, दैट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, बिकॉज मेल्विन कैल्विन जी ने हमें यह बता दिया था कि प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? C3 पेड़ों में, इन C3 प्लांट्स, ये किसका स्ट्रोमा है बेटा? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, ऑफ कोर्स। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली जो फर्स्ट मॉलिक्यूल CO2 के साथ जुड़ता है बेटा, वो एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन, उसका नाम है रूबी, यानी RUBP। यहां उनका दिमाग घूम गया, वो सोचने लगे कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो उन्हें ये समझ आया कि जरूर 1 कार्बन इसका है, 5 कार्बन इसके अंदर है, 5 + 1 6 कार्बन हो गए, लेकिन बनना 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो जरूर 2 मॉलिक्यूल्स बनते होंगे 3PGA के, जरूर 2 मॉलिक्यूल्स बनते होंगे 3PGA के। जी हां, ऐसा ही होता है। तो एक्चुअली जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है वो है रूबी, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। फर्स्ट बोलो या प्राइमरी बोलो बेटा, बड़ा ध्यान से देख लो, ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट है जो बन रहा है। ठीक है, अब इतना लिखो। अब सवाल उठता है कि ये रूबी क्या है? व्हाट इज दिस रूबी? इसका पूरा नाम है 1,5 रूबी, 1,5 रूबी। आओ इसे डिकोड करते हैं। ये है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट्स हैं। क्या नाम है इसका बेटा? रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। और फॉस्फेट कहां कहां पर है? फर्स्ट कार्बन पर और 5th कार्बन पर। तो पूरा नाम है 1,5 रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। बेटा रिब्यूलोज ये एक शुगर है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पहले पढ़ा हो, वरना मैं जूलॉजी में थोड़े टाइम बाद पढ़ाऊंगी यकीन 3.0 में। बायोमोलिक्यूल्स आई थिंक आपका भी यकीन 2.0 में भी नहीं हुआ होगा। एक्चुअली होता क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये शुगर्स के नाम सुने हैं ना, ये सब शुगर्स होती हैं। तो ऐसे ही ये 5 कार्बन की शुगर है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज 6 कार्बन है, राइबोज जो DNA RNA की शुगर है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ऐसे ही रिब्यूलोज, ये सब 5 कार्बन की शुगर है। तो इसमें 5 कार्बन होते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5th कार्बन पर और फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा होता है। अब आपको पढ़ाएंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फ्री ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप फ्री होता है। हालांकि दोनों 6 कार्बन की शुगर्स हैं। ऐसे ही राइबोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज की तरह, और रिब्यूलोज में कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप। अगर आपको ये नहीं आता अभी तो कोई बात नहीं, मतलब बेटा ये 5 कार्बन की शुगर है, यानी पेंटोज शुगर है। जैसे राइबोज भी 5 कार्बन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज 6 कार्बन है, तो उसे हेक्सोज कहते हैं।
ये कीटोज शुगर है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है फ्रक्टोज की तरह। ग्लूकोज, राइबोज, इन्हें एल्डोज कहते हैं। ये आपको नहीं भी आएगा चलेगा। मैं आपको एक बेसिक बताना चाह रही हूं कि बेसिकली ये एक शुगर है जिसके फर्स्ट और फिफ्थ यानी फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर 1 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। इससे ज्यादा डिटेल आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाओ हम एक्चुअली कैल्विन साइकिल कैसे होगी उसे पहले समझते हैं। तो जब CO2 एटमॉस्फेयर से आएगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले बाहें फैलाकर जो स्वागत करेगा, वेलकम करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगी, वो है रूबी। न्यू पेज ले लो बेटा, एक न्यू पेज ले लीजिए, न्यू पेज। CO2 एंड रूबी। रूबी के अंदर है 5 कार्बन। रूबी एंड CO2, प्लीज लिखो रूबी एंड CO2। और CO2 कहां से है बेटा? एटमॉस्फेयर से है, एटमॉस्फेरिक CO2। जैसे ही एटमॉस्फेयर से CO2 आई, स्टोमेटा क्रॉस करा, मीजोफिल सेल की सेल वॉल क्रॉस करी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करा, साइटोप्लाज्म में आई, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा में आई। स्ट्रोमा के अंदर रूबी है। रूबी ने बाहें फैला के स्वागत किया और गाना गाया, आइए आपका इंतजार था, अरे आइए आपका इंतजार था, देर लगा दी आने में, शुक्र है फिर भी आए। तो फटाफट इसने इसके साथ दोस्ती कर ली, ये दोस्ती कर ली। तो रूबी ने बाहें फैलाकर स्वागत किया CO2 का। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी किसी को वेलकम करते हैं तो पानी जरूर पिलाते हैं, पानी जरूर पिलाते हैं। याद है क्रेब साइकिल के भी फर्स्ट स्टेप में पानी पिलाया था, फर्स्ट स्टेप में। यानी यहां पर RUBP में CO2 ऐड हुआ है। बेटा अगर वाटर ऐड हो तो हाइड्रेशन, ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीजनेशन, और CO2 ऐड हो तो कार्बोक्सिलेशन। तो ये पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 का एडिशन हो गया है रूबी के साथ। एंजाइम कौन सा लगेगा भाई? बड़ा आसान है एंजाइम को याद करना। रूबी के अंदर जो कार्बोक्सिलेशन करवा दे, यानी रूबी कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज। कितना इजी है बेटा नाम याद करना। देखो RUBP के साथ जो CO2 ऐड कर दे, RUBP का कार्बोक्सिलेशन कर दे, एंजाइम हो गया RUBP कार्बोक्सिलेज। इसमें 5 कार्बन है, ये 1 कार्बन आया, टोटल 6 कार्बन है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। हर ग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन्स हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो मैं लिख रही हूं उसको नोट मत करना, समझना। मैंने आपको रेस्पिरेशन के अंदर बेटा ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था। ग्लाइकोलिसिस में अगर आप लोगों को याद हो तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उससे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उससे धाप और पागल बना था, याद है पागल। फिर पागल से 1,3-BPGA बना था, फिर इससे 3PGA बना था, फिर इससे 2PGA बना था, फिर पेप बना था, और फिर पायरुविक एसिड बना था। ये स्टोरी चली थी। जब 1,3-BPGA से 3PGA बन रहा था, इसके अंदर 2 फॉस्फेट थे, इसके अंदर 1 फॉस्फेट है, तो 1 फॉस्फेट बाहर निकला था और उससे हमने ATP बनाई थी। और जब पागल से ये बनाया था, हमने फॉस्फेट ऐड किया था और साथ में इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। उस हाइड्रोजन को हमने NAD को देकर NADH2 बनाया था। 2 मॉलिक्यूल्स की कहानी थी, तो सब कुछ 2 बना था। ये बात कितने लोगों को याद आ रही है बताइए? ये बात कितने लोगों को याद आ रही है?
जरा थम्स अप भेजो, याद आ रही है? अब यहां उल्टी कहानी चलेगी। जी हां, यहां पर 3 पीजीए से 1 3 पीजीए बनेगा और 1 3 पीजीए से 3 पागल बनेगा। कैल्विन साइकिल में बेटा उल्टी कहानी चलेगी। 3 पीजीए से 1 3 पीजीए बनेगा, 1 3 पीजीए से 3 पागल बनेगा। और जब ऐसा होगा तो एटीपी ऐड होगी और NADH2 पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर NADPH2 होता है, वो ऐड होगा। देखो कितना इजी वे में पढ़ा रही हूं। जब इससे ये और इससे ये बना था तो NADH2 और ATP रिलीज हुई थी, तो जब इससे ये और इससे ये बनेगा तो ATP और NADPH2 यूज होंगे। मजे आ रहे? चलिए बस अब तो आप क्या है समझ ही गए। आ जाओ चलो बना लेते हैं। तो सबसे पहले इस 3 पीजीए से 1 3 BPGA बनेगा। दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ऑफ कोर्स, 1 3 BPGA। और फिर इस 1 3 BPGA से 3 पागल बनेगा। ऑफ कोर्स वही 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कुछ नहीं है बेटा, मैंने ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स कर दिया है। ये सब 3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये सारे 3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इसे तो अगर आपको याद हो ट्रायोज फॉस्फेट कहा था एनसीईआरटी में। ट्रायोज 3 कार्बन की शुगर है, एल्डिहाइड शुगर, एल्डिहाइड। ये एसिड है, एसिड है, ये एल्डिहाइड है। इससे ये बना था तो एटीपी रिलीज हुई थी, यहां पर एटीपी यूज होगी। भाई इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट है, इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है, तो एटीपी का फॉस्फेट ले लेंगे और एटीपी वापस से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इससे ये बना था तो इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, NADH2 बना था। अब इससे ये बनना है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, वो हाइड्रोजन हम NADPH2 से लेंगे और उसे वापस बना देंगे NADP। ये ATP कहां से आया है बेटा? ये लाइट रिएक्शन से आया है। अभी अभी हमने बात की थी कि लाइट रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स में ATP फॉर्म हो रहा है, लाइट रिएक्शन के अंदर NADPH2 फॉर्म हो रहा है और ये सब डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। तो लाइट रिएक्शन में साइक्लिक, नॉन साइक्लिक जो ATP बनी है, नॉन साइक्लिक वाले में जो NADPH2 बना है बेटा, उसे हमने यूज करा है। और ADP NADP वापस से रीयूज होते रहेंगे लाइट रिएक्शन के अंदर। अब इस स्टेप को मैं क्या नाम दूं? देखो समझो, सुनो 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 सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। जब पागल से 1 3 BPGA बना था तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया था, NAD को दिया था और उससे NADH2 बना था, यानी NAD का तो रिडक्शन हुआ था और पागल से हाइड्रोजन रिमूव किया था, यानी पागल का ऑक्सीडेशन हुआ था। याद है आपको, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। यहां ऑपोजिट हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यानी ये है रिडक्शन। मजे आ रहे हैं? देखो कितना इजी है बेटा, समझ के करोगे तो। उल्टा तो हो गई यार, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, उल्टा तो है ही। अब एक जबरदस्त बात बताती हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। 1 3 PGA से जब 1 3 BPGA बना, इसके अंदर 1 फॉस्फेट है, इसके अंदर 2 फॉस्फेट है, यानी हमें 1 फॉस्फेट चाहिए। हमने 1 ATP से 1 फॉस्फेट लिया और उसे ADP में चेंज कर दिया, पर कहानी 2 की चल रही है तो 2 ATP लगेंगे, 2 ADP बनेंगे। सेम ऐसे ही 1 1 3 BPGA से 1 पागल बनाएंगे तो H2 ऐड होगा,
लेकिन स्टोरी 2 की चल रही है, स्टोरी 2 की चल रही है। चलो अब एक और जबरदस्त बात बताती हूं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को यह बात नहीं पता होती और एनसीईआरटी के डायग्राम में छिपी हुई लिखी हुई है। एनसीईआरटी में हमेशा बोलती हूं कि ऐसे समंदर की तरह हैं जिसमें मोती छिपे हुए हैं, पर आपको गोता लगाना पड़ेगा, और हम सब टीचर्स आपके सेफ्टी ट्यूब हैं जो आपके साथ डाइव इन करके उन मोतियों को ढूंढने में हेल्प करते हैं। सुनो बड़ा ध्यान से, यहां पर 1 मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट है, यहां पर 1 मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है, इसीलिए हमने एटीपी से फॉस्फेट ले ली, ये तो ठीक है। अब सुनो, यहां पर 1 मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है, टोटल 2 मॉलिक्यूल है, यानी टोटल 4 फॉस्फेट है। बट यहां पर 1 मॉलिक्यूल में 1 ही फॉस्फेट है थर्ड कार्बन पर, और टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हैं यानी 2 फॉस्फेट है। यहां पर टोटल 4 फॉस्फेट है, यहां टोटल 2 फॉस्फेट है, यानी 2 फॉस्फेट भी रिलीज होते हैं। बच्चों को लगता है ये एटीपी से रिलेटेड है, बेटा एटीपी से रिलेटेड नहीं है। यहां पर एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है, यहां पर एक मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट है, तो वो फॉस्फेट बाहर निकल जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमें तो ग्लूकोज बनाना है ना, तो बहुत आसान है। आप मुझसे क्या बोल सकते हो कि मैम आप ग्लाइकोलिसिस का उल्टा तो कर ही रहे हो, तो 2 पागल से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना दो, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दो और ग्लूकोज बना दो। भाई यही हुआ था ना, 1 ग्लूकोज टूटा था तो 2 पागल बने थे, फिर 2 पागल से 2 1,3 पीजीए 3 पीजीए सब 2 बने थे, 2 पीजीए पेप पायरुविक एसिड, फिर लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल, सब कथा कहानी हुई थी। चलो मैंने आपकी बात मान ली, मैं इससे 1 ग्लूकोज बना देती हूं। अगर मैंने इससे 1 ग्लूकोज बना दिया तो ये रूबी जो बेचारी इतना फ्रेंडशिप कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, एक दिन इसका स्टॉक स्ट्रोमा में खत्म हो जाएगा, और जिस दिन इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा उस दिन अब खाना बनना बंद हो जाएगा। यानी हमें ऐसे ही काम नहीं चलेगा, बस हमें इसे रीजेनरेट भी करना है, थर्ड स्टेप भी तो करना पड़ेगा, एंड दैट इज रीजेनरेशन। उसके बिना कंटिन्यूअसली अनइंटरप्टेड कैल्विन साइकिल नहीं हो पाएगी। यानी मैं इन 2 पागल से डायरेक्ट 1 ग्लूकोज नहीं बना सकती। अब प्लीज बड़ा ध्यान से सुनो, 1 पागल के अंदर 3 कार्बन है, तो 2 पागल के अंदर 6 कार्बन है, और रूबी के अंदर 5 कार्बन है। मतलब बेटा मुझे 6 कार्बन में से 5 कार्बन तो रूबी बनाने में चाहिए, यानी मैं केवल 1 कार्बन बाहर निकाल सकती हूं, केवल 1 कार्बन। मैं केवल 1 कार्बन ग्लूकोज बनाने में काम ले सकती हूं, बट ग्लूकोज के अंदर तो 6 कार्बन होते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, एक्चुअली सेम ऐसी साइकिल 6 टाइम्स रिपीट होगी। हर बार 1 केल्विन साइकिल से 2 पागल बनेंगे, जिसमें से 1 कार्बन ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए ले लिया जाएगा और 5 कार्बन से रूबी रीजनरेट की जाएगी। ऐसा 6 टाइम्स होगा तो मुझे 6 कार्बन मिल जाएंगे और उससे ग्लूकोज बन जाएगा। आया समझ में? सो इससे बनेगा ग्लूकोज 6 कार्बन, बट कब? आफ्टर 6 केल्विन साइकिल्स। 1 केल्विन साइकिल जब 1 CO2 फिक्स होगी तो 1 कार्बन मिलेगा ग्लूकोज का, ये बनेगा फिर जाकर ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म होगा बेटा, फिर ये ग्लूकोज को सुक्रोज में प्लांट सेल कन्वर्ट करेंगे और सुक्रोज से फिर स्टार्च बना के स्टोर करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम पढ़ते थे कि फ्लोएम, देखो लीव्स के मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज खाना फॉर्म हुआ। अब ग्लूकोज में 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज मिलकर बनता है 1 सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्म में फ्लोएम से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो जो सीव ट्यूब है उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है।
रूट्स के पास, जहां जहां जरूरत है, दूसरी लीव्स हैं, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, रूट्स हैं। और स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर होता है। स्टार्च के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो स्टोरेज होता है ट्रांस स्टार्च के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स, जब हम रीजेनरेट करते हैं, जब हम रीजेनरेट करते हैं, तब भी एटीपी यूज होती है, 1 एटीपी यूज होती है। इससे ये बनाने के लिए 1 एटीपी यूज होती है। ये एटीपी भी कहां से आती है? वही लाइट रिएक्शन से। तभी तो हमने कहा है कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैल्विन साइकिल फूड सिंथेसिस में यूज हो रहे हैं। चलो आओ, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूं, मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की CO2 आई स्ट्रोमा के अंदर। रूबी ने एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव किया। इस समय पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, रूबी के अंदर CO2 ऐड हुई है, यानी रूबी का कार्बोक्सिलेशन हुआ, एंजाइम लगेगा RUBP कार्बोक्सिलेज। 2 मॉलिक्यूल्स बन गए 3PGA के। अब 3PGA से 13BPGA बनेगा, और 13BPGA से 3 पागल बनेगा, सबके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहां पर 2 ATP यूज होगी, यहां पे 2 NADPH2 यूज होगा, यानी यहां पे रिडक्शन स्टेप है। टोटल 6 कार्बन है, जिसमें से 1 कार्बन ग्लूकोज में यूज होगी, और बाकी 5 कार्बन से रीजेनरेशन करेंगे रूबी का। रीजेनरेशन स्टेप में भी 1 ATP यूज होगी। ऐसी 6 टाइम्स जब कार्बन कैल्विन साइकिल्स रन करेंगी, तब जाकर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, विच विल बी ट्रांसपोर्टेड एज सुक्रोज एंड स्टोर्ड एज स्टार्च। तो ये जो हमने बनाई है, ये है कैल्विन साइकिल। बेटा खाना ऐसे ही बनेगा, चाहे C3 पेड़ हो, चाहे C4 पेड़ हो। दिस इज कैल्विन साइकिल इन स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा। एक बार लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार लिख लीजिए प्लीज। इसमें से ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, या फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। जब CO2 फिक्स हो रही है, CO2 से खाना बन रहा है, तो प्रोडक्ट ये है, और ये है फर्स्ट या प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट ये करेगा, और पहला प्रोडक्ट ये बनेगा। चलिए, अब हो गया इतना? डन? एवरीबडी डन? आ जाओ नेक्स्ट पेज पर बेटा, एक टेबल बनाते हैं। चलो एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन लिख लेंगे। फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, जब एक CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी, तो एक कैल्विन साइकिल होगी, उसके अंदर 3 स्टेप्स होंगे। एक CO2 फिक्स होगी तो 1 कैल्विन साइकिल रन होगी, तो उसके 3 स्टेप्स होंगे। आ जाओ लिखते हैं। चलिए स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है बेटा, जब CO2 ऐड होगी रूबी में, कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप है जब रिडक्शन होगा, और थर्ड स्टेप है जो रीजेनरेशन होगा, रीजेनरेशन। चलिए, अब आपको मुझे बताना है कि फर्स्ट स्टेप में कितनी एटीपी यूज हो रही है और कितने NADPH2 यूज हो रहे हैं। बेटा गौर से देखो, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वाटर ऐड हुआ है, RUBP के साथ CO2 ऐड हुई है, कोई ATP यूज नहीं हुई है, कोई NADPH2 यूज नहीं हुआ है। ना
सेकेंड सिचुएशन की अगर बात करें, सेकेंड स्टेप की, तो 1 CO2 से 3 PGA बने हैं, तो उससे पागल बनाने के लिए 2 ATP यूज हुई है और 2 NADPH2 यूज हुआ है, क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं बेटा। और रीजेनरेशन स्टेप में भी 2 पागल से जब RUBP का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो 1 ATP यूज हो रही है और 0 NADPH2 यूज हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि कौन सा स्टेप है जिसे आप मोस्ट क्रूशियल स्टेप कहोगे। देखो वैसे तो ऑल 3 स्टेप्स आर क्रूशियल, बट फिर भी मोस्ट क्रूशियल स्टेप किसे कहेंगे? मोस्ट क्रूशियल स्टेप, बेटा इसे कहा जाता है मोस्ट क्रूशियल स्टेप। एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। यहां पर एंजाइम है, क्यों क्रूशियल है मैं भी बताऊंगी थोड़ी देर में। यहां पर RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम का रोल है, और यहां पर वाटर का एडिशन भी होता है, वाटर एडिशन, यूज ऑफ वाटर, पानी यूज होता है, वाटर एडिशन होता है, ये एंजाइम है, ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। अच्छा मुझे ये बताओ ग्लूकोज किस स्टेप के बाद सिंथेसिस होती है? बताओ विच स्टेप, आफ्टर विच स्टेप ग्लूकोज इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन या रीजेनरेशन? चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए किसके बाद में ग्लूकोज फॉर्म हो रही है। बताइए बताइए बताइए। सेकेंड स्टेप के बाद, ये देखो रिडक्शन के बाद ग्लूकोज बन जाता है, सो दिस स्टेप लीड्स टू ग्लूकोज फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे ये बताओ कि कौन सा स्टेप है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस साइकिल टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, लगातार ये साइकिल चलती रहे, उसके लिए कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है? बताइए। Which step is crucial if cycle is to be continued uninterrupted? हिमांशी ने सबसे पहले सही आंसर दिया बेटा, रीजनरेशन। मैंने कहा था अगर रीजनरेट नहीं करोगे तो थोड़ी देर में रूबी का स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए आइए, सो क्रूशियल इफ साइकिल to be continued uninterrupted प्लीज लिख लीजिए, एक एक शब्द एनसीईआरटी की लाइन है। हो गया बेटा? चल अब मैं आपको कैल्विन साइकिल के लिए ट्रिक बता देती हूं। कैल्विन साइकिल ट्रिक, क्रेब साइकिल के अंदर ट्रिक थी बेटा 3 2 1, याद है आपको? 3 2 1 क्रेब साइकिल के अंदर, 1 क्रेब साइकिल के अंदर 3 NADH2 फॉर्म हुए थे, 2 CO2 रिलीज हुई थी, 1 FADH2 फॉर्म हुआ था और 1 डायरेक्ट ATP मिली थी वाया GTP सबस्ट्रेट लेवल। चलो आओ उसी को यहां पर भी फिट कर देते हैं। 3 2 1, 3 ATP यूज हो रही है, 2 NADPH2 यूज हो रहे हैं, जब 1 CO2 फिक्स हो रहा है, CO2 फिक्सेशन। ये जो NADPH2 यूज हो रहे हैं ये दोनों ही रिडक्शन स्टेप में यूज हो रहे हैं, पर जो ATP है बेटा इसमें से 2 रिडक्शन स्टेप में यूज हो रही हैं और 1 रीजेनरेशन में यूज हो रही है। 3 2 1 क्रेब साइकिल की भी यही ट्रिक थी, 3 2 1, यहां पर भी है 3 2 1, 3 ATP यूज हो रही है टोटल, 1 NADPH2 यूज हो रहा है जब 1 CO2 फिक्स हो रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे
कि एक ग्लूकोज बनाना है आपको फॉर 1 ग्लूकोज सिंथेसिस। बताओ कितनी क्रेब साइकिल चलेंगी? 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल, क्रेब साइकिल नहीं सॉरी, कैल्विन साइकिल। जैसे याद है आपको बेटा, 1 ग्लूकोज ब्रेक करने के लिए हाउ मेनी क्रेब साइकिल, जरा चैट बॉक्स में लिखकर भेजो। 1 ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार कैल्विन साइकिल रन करनी पड़ेगी, यानी 1 ग्लूकोज के लिए ये सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 18, 12 एंड 6। नहीं कृतिका, गलत, जानवी सब गलत आंसर दे रहे हो। 2 क्रेब साइकिल थी। आर्यन ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। दीपक सही आंसर है आपका। रिशु, राशि, नेहा, प्रतिष्ठा, वंशिका सही आंसर्स हैं बेटा। 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, उनसे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं। 1 एसिटाइल कोएंजाइम में 1 क्रेब साइकिल में जाता है, सेकेंड वाला सेकेंड में जाता है। चलो, तो 18 एटीपी यूज होंगी। सब कुछ नहीं, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऊपर जो ट्रिक है उसे मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 6 CO2 फिक्स करने पड़ेंगे एटमॉस्फेयर के। 18 एटीपी यूज होगी और 12 NADPH2 यूज होंगे। NADPH2 सारे के सारे रिडक्शन स्टेप में ही यूज होते हैं। अब यहां देखो, 3 में से 2 रिडक्शन में हो रहे हैं, तो 18 में से 12 रिडक्शन में हो जाएंगे, और 3 में से 1 रीजनरेशन में हो रहा है, तो 18 में से 6 रीजनरेशन में हो जाएंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बड़ी तोप बात नहीं कर रही हूं मैं, बस मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा, और कुछ भी नहीं किया है। इसे एनसीईआरटी ने ऐसे लिख दिया है, इस तरह से लिख दिया है कि जब 6 CO2 अंदर जाएंगे तो 1 ग्लूकोज मिलेगा। इसी तरह से जब 12 NADPH2 अंदर जाएंगे तो 12 NADP बाहर मिलेंगे, और जब 18 ATP अंदर जाएंगे यानी यूज होंगे तो 18 ADP आउट होंगे। ये इन है बेटा, मतलब यूज, और ये आउट है, मिल क्या रहा है, बाहर क्या मिल रहा है, आउट। NADP बोलो या NADP प्लस बोलो बेटा, सब एक ही बात है। NADPH2 बोलो, NADPH बोलो, NADPH प्लस H प्लस बोलो, सब एक ही बात है। सृष्टि क्या कंफ्यूजन है बताओ बेटा मेरे को। 1 CO2 के लिए अभी अभी दिखाया आपको 2 NADPH2 3 ATP लगेंगे, और आपको 6 टाइम्स कैल्विन साइकिल रन करनी है, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इनका मतलब होता है यूज, कितना अंदर भेज रहे हो कैल्विन साइकिल के। देखो यहां पे कैल्विन साइकिल के अंदर क्या डाल रहे हैं, ATP, NADPH2, CO2, और बाहर क्या निकल रहा है, ADP, NADP एंड ग्लूकोज बाहर निकल रहा है। ये अंदर डाल रहे हो, यूज कर रहे हो, और बाहर मतलब ये हाथ में मिल रहा है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। हो गया एवरीबडी? प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करो एवरीवन। कल की क्लास के आगे ये दिया हुआ है, चलिए आइए क्विकली। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन्स ऑफ PGA। यानी वो ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज हम जानते हैं वो है 5 कार्बन की कीटोस शुगर रिब्युलेज बिस फॉस्फेट। पहले वो ये मानते थे कि क्योंकि
फर्स्ट प्रोडक्ट 3PGA एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होगा। बहुत साल तक उन्होंने ऐसा माना, बिफोर दे डिस्कवर्ड 5 कार्बन कीटो शुगर RUBP। बेटा वाटर का क्या होगा? तबिश, वाटर तो यूज होता ही है, अपनी रिएक्शन ही है ना, CO2 प्लस वाटर, उसी से तो ग्लूकोज बनता है। तो वाटर टूट भी रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिससे प्रोटॉन निकल रहे हैं, ATP बनाने में काम आ रहा है, और प्लस यहां भी वाटर यूज हो रहा है। चलिए नाउ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल वही मेल्विन कैल्विन जी ने ही ये पूरा पाथवे भी बताया था। एक साइक्लिक मैनर है जिसमें RUBP रीजनरेट हो जाएगी। आओ देखते हैं शुगर कैसे बनती है। कैल्विन साइकिल ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगी, भले ही वो C3 पेड़ हो, C4 पेड़ हो, या कैम पाथवे एनी अदर हो। इसमें 3 स्टेप्स होंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन जो है इसमें CO2 फिक्स होगी और एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड 3PGA बनेगा। ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। यहां पे CO2 से कार्बोक्सिलेशन करेंगे RUBP का, एंजाइम लगेगा RUBP कार्बोक्सिलेज, और फॉर्मेशन होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA का। ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी। नाउ रिडक्शन जो है इसमें रिएक्शंस होंगी जिससे फाइनली ग्लूकोज बनेगा आफ्टर 6 केल्विन साइकिल। यहां पर यूज होंगे 2 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH2 फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। एक CO2 फिक्सेशन में, रिडक्शन स्टेप में 2 ATP 2 NADPH2 यूज होगा, लेकिन अगर आपको 6 मॉलिक्यूल CO2 के फिक्स करने हैं तो 6 केल्विन साइकिल लगेंगी, यानी 1 ग्लूकोज तब जाकर बनेगा। नाउ रीजनरेशन जो है, यहां पर रीजनरेशन होगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रूबी का। ये क्रूशियल स्टेप है अगर आप चाहते हो कि साइकिल अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअसली रन करे। इस स्टेप में भी 1 ATP रिक्वायर्ड है टू फॉर्म रूबी बैक। नाउ इसका मतलब अगर 1 CO2 एंटर कर रहा है केल्विन साइकिल में तो टोटल 3 ATP यूज होंगी, 2 NADPH2 यूज होंगे। ये लाइन अभी नहीं पढ़ाई है। नाउ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 केल्विन साइकिल लगेंगी। ये हमसे पूछ रहे हैं बताओ कितनी ATP कितने NADPH2 रिक्वायर्ड होंगे, तो हम जानते हैं 18 ATP टोटल और 12 NADPH2 टोटल लगेंगे। 6 CO2 यूज होंगे तब जाकर 1 ग्लूकोज बनेगा, 18 ATP यूज होंगे, 12 NADPH2 यूज होंगे, ये बाहर आ जाएंगे और ग्लूकोज मिल जाएगा। अब एक शानदार बात आपको बताती हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको मजे आ जाएंगे। सुनो, आपको याद है ना कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ATP बनती है, ओनली ATP सिंथेसिस, NADPH2 नहीं बनता। बट नॉन साइक्लिक से ATP भी बनती थी बेटा और NADPH2 भी बनता था। याद है इतना सबको? लिखना हो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई बात नहीं। अब इससे समझो हर बात का मतलब है क्यों, वाई नेचर ने केवल नॉन साइक्लिक तरीके की ही ATP बनवा देते ना, साइक्लिक की क्या जरूरत पड़ गई? एक्चुअली बेटा नॉन साइक्लिक में जितना NADPH2 बनता है उतना ही ATP भी बनता है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 NADPH2 की जरूरत होती और 12 ATP की जरूरत होती तो नॉन साइक्लिक से इक्वल अमाउंट में बन जाता है, बट मुझे ATP ज्यादा चाहिए क्योंकि रीजेनरेशन स्टेप में एक्स्ट्रा ATP यूज होती है। रिडक्शन में तो 2 ATP 2 NADPH2 फॉर 1 CO2, लेकिन बट रीजेनरेशन में एक्स्ट्रा ATP चाहिए, NADPH2 नहीं चाहिए, इसीलिए बेटा एक्स्ट्रा ATP साइक्लिक तरह से बनाते हैं। क्या जबरदस्त बात है, अगर सुनकर मजे आ गए हैं तो जरा एक थम्स अप भेज दो। मजे तो आ जाने चाहिए, दिल के तार खिल जाने चाहिए, क्या बात है।
So to meet the difference in number of ATP and NADPH2 required in डार्क रिएक्शन, जो डार्क रिएक्शन है, केल्विन साइकिल है, उसके अंदर एटीपी ज्यादा चाहिए, NADPH2 कम चाहिए, इसीलिए एक्स्ट्रा एटीपी बनाने के लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। क्या बात है, ऐसी खुशी होनी चाहिए आपको। एटीपी मोर चाहिए, ये लेसर चाहिए। पर ग्लूकोज 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए। पर CO2 3 एटीपी एंड 2 NADPH2 चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं जो आपसे बोलती हूं ना, चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, ये आंखों में चमक ही तो है। देखो, मुझे तो इतने सालों से पढ़ा रही हूं, फिर भी मेरी आंखों में चमक आती है, क्योंकि मुझे लगता है यार बच्चों को कितना अच्छा लगेगा ये कॉन्सेप्ट समझकर, ये तो कभी सोचा ही नहीं। और एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, लिख लो, दिखा देती हूं। ये रही एनसीईआरटी की लाइन। It is to meet this difference in the number of ATP NADPH2 used in the dark reaction that cyclic phosphorylation takes place. बेटा assertion reason का क्वेश्चन बन जाएगा, एक रीजन आ रहा है साइक्लिक क्यों चाहिए। चलो अब आ जाओ, एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। निकालिए ये डायग्राम, जबरदस्त डायग्राम है। चलो यहां देखो, ये CO2 आई एटमॉस्फेयर से, रूबी ने इसका स्वागत किया, रूबी का हुआ कार्बोक्सिलेशन और उससे बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इन्होंने बैलेंस नहीं करा है, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इस समय पानी ऐड होगा तो प्लस H2O। ये है कार्बोक्सिलेशन स्टेप। अब एनसीईआरटी में क्या किया है, डायरेक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से उन्होंने ट्रायोस फॉस्फेट यानी 3 पागल बना दिया है। एक्चुअली इसके बीच में पहले 1,3-BPGA बनेगा, फिर 3 पागल बनेगा। नाउ ये है सेकेंड रिडक्शन स्टेप। इस समय पर 2 ATP और 2 NADPH2 यूज होंगे और 2 ADP 2 NADP आउट होंगे और बेटा 2 फॉस्फेट भी आउट हुए थे। ये है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मैं आपसे कह रही थी। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को आप पूछोगे ये कहां से आया, उनको समझ में नहीं आएगा। बेटा ये है ये वाला फॉस्फेट। तो एनसीईआरटी का डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। 2 ये बनेंगे, 2 ATP यूज होगी, 2 NADPH2 यूज होगा तो 2 ADP बाहर निकलेंगे, 2 NADP बाहर निकलेंगे, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेंगे और उससे 2 पागल के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसमें से एक कार्बन ग्लूकोज के लिए रख लेंगे और बाकी 5 से रीजनरेशन, थर्ड स्टेप हो जाएगा और रीजनरेशन में भी 1 ATP यूज हो जाएगी और फिर उससे ग्लूकोज और ग्लूकोज से सुक्रोज और सुक्रोज से स्टार्च बना लिया जाए। तो एनसीईआरटी का ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आ जाओ एक बेवफा, मक्कार, धोखेबाज की कहानी सुनते। इसका नाम है टीटू। आप सब ने नहीं देखी तो बिल्कुल मत देखना। ऐसा नहीं गुरु माँ ने होमवर्क दिया और पिक्चर देख रहे हो। आज मम्मी पापा पूछे, बोले गुरु माँ ने होमवर्क दिया है। बेटा एक मूवी आई थी सोनू के टीटू की स्वीटी। वहां पर टीटू का बेस्ट फ्रेंड है सोनू और उसका प्रेम है, लव है स्वीटी। कभी उसको बचपन के दोस्त की याद आए, दोस्ती के लिए जान लुटा देंगे तो वो सोनू की तरफ लुढ़क जाए और कभी उसको प्यार याद आए तो स्वीटी की तरफ दिल जाए। बिल्कुल इसी तरह का एक एंजाइम है जो पृथ्वी पर, वर्ल्ड में, बायोस्फीयर में, अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम है और उसका नाम है रुबिस्को। अभी उसके बारे में सब पढ़ाऊंगी, रुबिस्को एंजाइम। चलिए आइए लिखते हैं, हेडिंग लिखिए, रुबिस्को
एंजाइम। जरा नाम देख लो इसका कैसे लिख रही हूं, कौन सा कैपिटल लेटर है कौन सा स्मॉल लेटर है बेटा, वो देख लेना। रुबिस्को एंजाइम, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन भी है, प्रोटीन और एंजाइम इन बायोस्फीयर। पूरी दुनिया में बोले, पूरे ब्रह्मांड में बोले, पूरे बायोस्फीयर में बोले, कैसे भी क्वेश्चन आए, अर्थ पे बोले, सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, सबसे ज्यादा ये एंजाइम मिलता है। अब इस एंजाइम के पास क्या है एक्चुअली, देखो समझो, ये एंजाइम है बेटा, इसका जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट वो रूबी है, 15RUBP, रूबी, ये इसका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट रूबी। तो एक तरफ तो इसमें रूबी आके जुड़ती है, रूबी, लेकिन यहां पर इसकी जो सेकेंड एक्टिव साइट है उस पर बेटा CO2 भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। अभी हमने क्या नाम दिया था, RUBP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि उस समय पर ये यहां पर CO2 ऐड कर रहा है, बट ये O2 भी ऐड कर सकता है। कौन डिपेंड करेगा कि O2 ऐड होगा या CO2? बड़ा ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन। अगर बेटा CO2 ज्यादा है तो ये CO2 के साथ दोस्ती कर लेगा, और अगर O2 ज्यादा है तो ये O2 के साथ दोस्ती कर लेगा। अगर CO2 ज्यादा है तो ये RUBP का कार्बोक्सिलेशन करेगा, CO2 ऐड करेगा, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये RUBP का ऑक्सीजनेशन करेगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा। कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग है, ऐसा समझ लो ये ऐसा एम्प्लॉय है कि 5000 ज्यादा हुए तो कंपनी चेंज कर दी। ये ऐसी गर्लफ्रेंड है, हीमोग्लोबिन में भी अपन ने पढ़ा है, जूलॉजी अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो हीमोग्लोबिन की तरह बेवफा गर्लफ्रेंड है। ऑक्सीजन के पास ज्यादा पैसा है, लंग्स पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यूज पे CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन को धक्का मारा, डिसोसिएट किया और जुड़ गया CO2 से और बना लिया कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। हाँ, लेकिन अगर ऑलमोस्ट बराबर है तो ये इसी से जुड़ता है, CO2 से। CO2 सोनू की तरह बचपन का दोस्त है। तो कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग है बेटा, यानी इस एंजाइम का डुअल नेचर है, डुअल नेचर। आओ अब इसका पूरा नाम लिखते हैं, रिब्यूलोज, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, क्योंकि ये इसका सबस्ट्रेट है बेटा, ये तो इसका सबस्ट्रेट है, और उसके अंदर ये CO2 भी ऐड कर सकता है यानी कार्बोक्सिलेज, और O2 भी ऐड कर सकता है यानी ऑक्सीजिनेज। एट अ टाइम, एक बार में एक ही तरह से काम करेगा। सो इसका नाम है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम। हमने अभी इसका नाम RUBP कार्बोक्सिलेज रखा था क्योंकि उस समय पर ये RUBP के साथ CO2 ऐड कर रहा था। एक बार लिखो इतना, इसका है डुअल नेचर, डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब एफिनिटी विथ बोथ ऑक्सीजन एंड CO2, दोनों के साथ, विथ बोथ इट कैन बाइंड। लिख लो एक बार, अब कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग है, कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग, कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग, भाई जिसके नंबर ज्यादा उस तरफ चले जाओ। सो इट एक्ट्स एज कार्बोक्सिलेज, जो अभी हमने पढ़ा था, कार्बोक्सिलेज। कब? इफ CO2 इज मोर देन या इक्वल टू O2। बेटा इक्वल भी है तो CO2 से ज्यादा दोस्ती है, CO2 से ज्यादा दोस्ती है, एंड ऑक्सीजिनेज,
oxygenase if O2 more than CO2. O2 more than CO2. ये है सोनू, बचपन का दोस्त, लड़कों में बचपन के दोस्त से ज्यादा रहता है वैसे। ये है स्वीटी, प्यार, और ये है हमारे टीटू जी, टीटू, कंफ्यूज्ड टीटू। लिख लो एक बार। यानी इस समय पर ये RuBP के साथ CO2 को ऐड करेगा और इस समय पर ये RuBP के साथ ऑक्सीजन को ऐड करेगा। बेटा अगर इसने RuBP के साथ CO2 को ऐड किया तो कैल्विन साइकिल होगी, जो हमने अभी अभी पढ़ा बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ा, और इससे खाना बनेगा, फूड सिंथेसिस होगा, जो बहुत अच्छी बात है। डार्क रिएक्शन, फूड बनेगा, वेरी गुड। लिख लीजिए प्लीज। अब बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। अगर इफ RuBP के साथ O2 ऐड हो जाए, O2 यानी 5 कार्बन है, इस पे तो कार्बन है ही नहीं, O2, तो ये सब कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा बेटा तो कैल्विन साइकिल नहीं होगी, फूड सिंथेसिस नहीं होगा, नो कैल्विन साइकिल, नो फूड सिंथेसिस। उल्टा मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, एक खतरनाक प्रोसेस होगा जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में। फोटो रेस्पिरेशन अकर्स, खतरनाक प्रोसेस, इसे डबल वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं बेटा। डबल वेस्टफुल मतलब खाना तो बना नहीं, ऊपर से एक डेंजरस फोटो रेस्पिरेशन हो गया। नो कैल्विन साइकिल, नो फूड सिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा? When oxygen is more than CO2. इतना लिख लिया क्या सबने? इतना लिख लिया बेटा? चल, if या when oxygen is more than CO2, बेटा जब बहुत ज्यादा लाइट होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी, और बेटा जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी। जैसे मेरे स्टूडियो में अगर बहुत सारी लाइट्स लगा दूं मैं, तो गर्मी, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर। तो अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, हाई लाइट इंटेंसिटी है बेटा, तो एटमॉस्फेयर में O2 मोर देन CO2 हो जाएगा। ऐसा कहां होगा? सोचो 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 सोचो। ज्यादा लाइट कहां पर आएगी बेटा? जो इक्वेटर है, 0 डिग्री, यहां सन की मैक्सिमम लाइट्स आएंगी। 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, यानी ये जो ट्रॉपिक्स का एरिया है, ये ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। बहुत जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हैं अपन, फुल कंसंट्रेशन रखो अपना। अब बड़ा ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूं, बहुत ध्यान से सुनो। इस रुबिस्को का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। नॉर्मली व्हेन CO2 इज मोर देन O2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये CO2 का फ्रेंड है, इवन इक्वल भी हुआ तो भी CO2 का फ्रेंड है। CO2 ऐड करेगा, केल्विन साइकिल चलाएगा, खाना बनाएगा, बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा। C3 प्लांट्स इसी तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहां पर CO2 इज मोर देन O2।
लेकिन मेरे प्यारे नादान परिंदों, जो कुछ पेड़ हैं जैसे शुगर केन, मेज, सॉर्गम, ये ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में डेवलप हुए, ओरिजिनेट हुए, जहां पर हाई लाइट थी, हाई टेम्परेचर था। प्रॉब्लम ये हुई कि इस कारण से वहां पर O2 मोर देन CO2 हो गया, और इस कारण से रुबिस्को ने ऑक्सीजनेस की तरह वर्क करना शुरू कर दिया, और इन पेड़ों में खाना बनेगा नहीं, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, उल्टा फोटो रेस्पिरेशन होगा खतरनाक, और ये मर जाएंगे। ये बात हमारी सुपर इंटेलिजेंट नेचर को पता थी। आप ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर को पता थी, नास्तिक हो, साइंटिफिक्स मानते हो तो नेचर को पता थी। उसने कहा कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि पेड़ के अंदर, लीफ के अंदर जहां पर ये एंजाइम है, वहां पर कैसे भी कर कर CO2 मोर देन O2 होनी चाहिए, ताकि खाना बने, केल्विन साइकिल रन हो। बस उसी के लिए बेटा उस प्लांट की जो लीफ की एनाटॉमी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, और उन प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहा गया, क्योंकि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा C4 पाथवे भी रन करेगा। केल्विन साइकिल तो होगी, जहां पर ये एंजाइम होगा वहां पर CO2 मोर देन O2 हम करेंगे, भले ही एटमॉस्फेयर में से O2 ज्यादा आ रही है, फिर भी हम ऐसा कर पाएंगे। कैसे करेंगे, बस यही हमें सीखना है। मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं तो जल्दी से एक थम्स अप दे दो। ये देखो, ये रही वो लाइन आपकी NCERT की जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। RUBP कार्बोक्सिलेज की बात चल रही थी, फर्स्ट पेज आज का। Since this enzyme also has oxygenation activity, it would be more correct to call it RUBP carboxylase oxygenase. RUBP carboxylase oxygenase यानी रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को। तो रुबिस्को का ही नाम है। हो गया? आइए, चलो आ जाओ, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, C4 पाथवे या साइकिल और हैच एंड स्लैक पाथवे। बेटा ये नाम आना चाहिए, साइंटिस्ट के नेम्स हैं, और इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, हैच एंड स्लैक करके पूछा था। अगर आपको ये नहीं पता कि ये C4 साइकिल का दूसरा नाम है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चल, नाउ दिस पाथवे, ये साइकिल होगी यूज्ड बाय C4 प्लांट्स इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज जहां पर लाइट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, O2 मोर देन CO2 है, वहां पर ये होगा। एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स NCERT में दिए, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लिखवाया था। बेटा ज्यादातर मोनोकॉट्स हैं गेहूं चावल को छोड़ के, राइस एंड व्हीट C3 है, ये सब C4 है। अब C4 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, वो 4 कार्बन का होगा, OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब मैं दोबारा से पूरा नहीं लिख रही हूं बेटा, बट यूज, खाना तो C3 या केल्विन से ही बनाएंगे, अभी सिखाऊंगी आपको। यूज C3 और केल्विन पाथवे एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। जो मेन खाना बनेगा बेटा, खाना, बायोसिंथेसिस मतलब फूड का सिंथेसिस, फूड का जो सिंथेसिस होगा वो केल्विन के ही थ्रू होगा, जो ग्लूकोज बनेगी, ग्लूकोज बनेगी। वैसे पहला प्रोडक्ट OA बनेगा, 4 कार्बन।
आएगा आएगा, समझ आएगा, एक बार लिख लो, मैं सब समझाऊंगी अभी। फूड बोलो या हाँ शुगर, शुगर बोलो, ग्लूकोज बोलो बेटा, सब एक ही बात है। अब ये करवाने के लिए इस प्लांट की लीफ के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। चलिए, अब C4 पेड़ बेटा बहुत एडवांस्ड है, दे आर स्पेशल, मोर एडवांस्ड देन C3। क्यों? एक तो इनके अंदर दे हैव स्पेशल लीफ एनाटमी, इनकी लीफ की एनाटमी थोड़ी डिफरेंट होगी और उसे कहते हैं क्रैन्स एनाटमी। मैं अभी आज वही सिखाऊंगी आपको, क्रैन्स एनाटमी। इनकी लीफ थोड़ी डिफरेंट करेंगे हम। नाउ दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, बहुत गर्मी में भी बेटा ये पेड़ जिंदा रह पाएंगे। रिस्पॉन्स टू, जिंदा रहेंगे। हाई लाइट इंटेंसिटीज, बहुत तीखी धूप है, हाई टेम्परेचर्स हैं, तो भी अदरवाइज बेटा C3 प्लांट्स को अगर ऐसे एरिया में प्लांट किया तो O2 मोर देन CO2 है, तो ऑक्सीजनेस की तरह वर्क होगा, खाना नहीं बनेगा, पेड़ मर जाएगा। लैक फोटो रेस्पिरेशन, इनमें बेटा फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं होगा। हम बहुत ध्यान से सुनो, फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब रुबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह वर्क करे, और वो तब होता है जब O2 मोर देन CO2 हो, जहां पर रुबिस्को है। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे इसके अंदर। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डबल खाना बनाते हैं ये, सेम टाइम में सेम CO2 यूज कर। अगर C3 पेड़ 1 किलो शुगर बना रहा है तो C4 पेड़ 2 किलो शुगर बनाएगा। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, बहुत एडवांस्ड है बेटा, डबल खाना बनाते हैं, पानी आधा ही यूज करते हैं, तभी तो ड्राई एरियाज में बहुत सक्सेसफुल हैं। ये सब पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ाया जाता था, पर अब वो चैप्टर डिलीट हो गया है। प्रोडक्टिविटी ग्रेटर है, C3 के कंपैरिजन में डबल होती है, ऑलमोस्ट डबल एज ऑफ C3। ये सब कुछ कैसे होगा वो अभी हम पढ़ेंगे, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो। अब एक न्यू पेज ले लीजिए प्लीज, या अभी तो इसी पे लिख लो, अभी तो इसी पे लिख लो। क्रैन्स का क्या मतलब है? क्रैन्स, क्रैन्स एनाटमी बेटा, क्रैन्स तो इंग्लिश में एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है रेत। रेत का मतलब होता है फूलों का हार, पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, पुष्पों की, फूलों की अंजलि। आपने देखा होगा बेटा, जब किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, कोई इंसान मृत हो गया है, उसे श्रद्धांजलि देनी है, तो ऐसा फूलों का हार ऐसा लेके जाते हैं, ऐसा उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसा गोल सा रहता है। जब किसी शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं तो फिर उनके कॉफिन पर या डेड बॉडी पर उसको रख दिया जाता है। एक्चुअली इसमें इसी तरह से कुछ दिखेगा लीफ के अंदर, इसीलिए इसे क्रैन्स एनाटमी, वहां से ये नाम आया है। आओ चलो इसे हम समझते हैं। नेक्स्ट पेज, एक न्यू पेज ले लीजिए। अगर हैंडराइटिंग बड़ी बड़ी है बेटा तो डबल पेज ले लो, डबल पेज प्लीज, एक डबल पेज ले लीजिए। आइए, मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी और इधर कुछ लिखूंगी। पहले ध्यान से सुनो, अभी बनाना मत। हमने डाइकॉट की लीफ में पढ़ा था कि एपिडर्मिस थी, स्टोमेटा थे, वस्कुलर बंडल था, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, ऐसा पैरेन्काइमा था। पर ये तो मोनोकॉट वाले पेड़ हैं, ठीक है, मोनोकॉट।
मोनोकॉट में हमने क्या पढ़ा था? ऐसे एपिडर्मिस थी, दोनों पे बराबर स्टोमेटा थे, वस्कुलर बंडल था और सारे सेल्स एक से थे। इन्हें हमने मीजोफिल सेल्स कहा था, याद है? मीजोफिल सेल्स। बेटा इन पेड़ों में ये तो है, साथ में इस बंडल के चारों तरफ मल्टी लेयर्ड स्पेशल सेल्स बनेंगे। लग रहा है ना? फूलों का हार, पुष्पांजलि, क्रैंस, इन्हें कहते हैं, ये बंडल वस्कुलर बंडल के अराउंड है तो इन्हें कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। मैंने क्या किया? मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल ये सपोज एपिडर्मिस है, आइए अब बनाइए सेंटर में, इधर भी एपिडर्मिस है, इधर वस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम, और बंडल के चारों तरफ मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं अराउंड बंडल, और इसके अलावा नॉर्मल मीजोफिल सेल्स भी हैं, जैसे कि मोनोकॉट के अंदर होता है, और बाकी वो स्पेसेस, स्टोमेटल कैविटी, एयर कैविटी, वो सब भी है बेटा। ये जो सेल है ये नॉर्मल मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल। मैं इसे शॉर्ट में एमएससी लिख देती हूं, मीजोफिल सेल, एमएससी, मीसोफिल सेल। ये बिल्कुल नॉर्मल मीजोफिल सेल है। नॉर्मल कैसा होता है बेटा? गोल गोल थे, राउंड, लूजली पैक्ड थे, याद आ रहा है सबको? लूजली पैक्ड है, यानी इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट थी। अब इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मिलके ग्रैना बनाते हैं और आराम से गैसेस आ जा सकती है, CO2, O2, कोई भी गैस आ जा सकती है, परवियस यानी परमिएबल टू गैसेस। अब इनके अंदर बेटा बिल्कुल नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मतलब जिसमें ग्रैना बनते हैं, थाइलाकॉइड से ग्रैना बनते हैं। अगर ग्रैना बनते हैं तो अप्रेस्ड पार्ट भी होगा, नॉन अप्रेस्ड पार्ट भी होगा। नॉन अप्रेस्ड पार्ट में फोटोसिस्टम 1 होगा, अप्रेस्ड पार्ट में फोटोसिस्टम 2 होगा। तो अगर क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना बनते हैं, यानी अप्रेस्ड पार्ट भी है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट भी है, यानी फोटोसिस्टम 1 भी है, फोटोसिस्टम 2 भी है, बोथ प्रेजेंट होंगे। अगर फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ये अकेला एटीपी बनाएगा, और ये दोनों मिलकर नॉन साइक्लिक से एटीपी बनाएंगे, NADPH2 बनाएंगे, और साथ में फोटोसिस्टम 2 अगर है बेटा तो वाटर की स्प्लिटिंग भी होगी, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। क्यों? फोटोसिस्टम 2 के कारण। और अगर वाटर की ब्रेकडाउन होगा तो ऑक्सीजन रिलीज भी होगा, देखो मैं बिल्कुल समझा के याद करा रही हूं बेटा, रटवाऊंगी नहीं आपको मैं। ये नॉर्मल मीजोफिल सेल है बेटा। इरफान, बहुत बुरी बात है, ICS का फुल फॉर्म पूछ रहे हो, पूरा एनाटॉमी चैप्टर पढ़ा चुकी हूं, इंटरसेल्यूलर स्पेस। चल अब बड़ा ध्यान से सुनो, इस सेल के अंदर O2 रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेयर से भी बहुत सारी O2 आ रही है, यानी इस सेल के अंदर O2 मोर देन CO2 है, O2 मोर देन CO2 है। और अगर ऐसा है बेटा तो यहां फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। तो प्रकृति ने क्या किया, इसमें से रुबिस को गायब कर दिया, रुबिस को हटा दिया, रुबिस्को एब्सेंट। बेटा रटना नहीं है, समझना है। नॉर्मली जो C3 वाले पेड़ हैं, गेहूं चावल हो चाहे डाइकॉट्स हो, उनके जो मीजोफिल सेल्स हैं
उनमें भी ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 2 है, फोटोलाइसिस होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, बट ओवरऑल वहां पर CO2 मोर देन O2 होती है, तो उन्हीं में तो रुबिस्को एंजाइम है बेटा। अभी तक यही तो पढ़ा है अपन ने कि ग्रीन प्लांट के, मीजोफिल के, सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल चल के खाना बनेगा। बट यहां पंगा ये हो गया है कि ये ड्राई ट्रॉपिकल एरिया के पेड़ हैं, यहां पर O2 मोर देन CO2 हो जाएगी, तो रुबिस्को नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहां पे फोटो रेस्पिरेशन हो जाता। नाउ अगर यहां रुबिस्को नहीं होगा तो RuBP का कार्बोक्सिलेशन हो ही नहीं सकता, कैल्विन साइकिल चल ही नहीं सकती, खाना बन ही नहीं सकता। तो कैल्विन साइकिल, फूड सिंथेसिस, शुगर सिंथेसिस, कुछ भी कहो, यहां पॉसिबल नहीं है, एब्सेंट। क्योंकि रुबिस्को नहीं है बेटा, रुबिस्को जरूरी है कैल्विन साइकिल के लिए, रुबिस्को जरूरी है। कितने लोगों को ये सब समझ आ रहा है? हाँ मैम, समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है। फिर आगे की बात अभी करते हैं अपन। पानी पी आई मैं, चलो अब थैंक यू। अब नेचर ने क्या सोचा, भाई खाना तो बनाना है ना, खाना तो बनाना है, तो एक स्पेशल सेल्स बंडल के अराउंड है, बंडल के अराउंड, तो इन्हें नाम दिया बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, BSC। वो है MSC, ये है BSC, बंडल शीथ सेल। ये वस्कुलर बंडल के अराउंड है और बहुत सारी लेयर्स हैं, एक नहीं मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड अराउंड वस्कुलर बंडल। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनना, ये सेल्स अगर आप गौर से देखो एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड बनाए हैं मैंने, कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी इनके बीच बीच में कोई स्पेस नहीं है, नंबर 1। वो राउंड थे, लूजली पैक्ड थे, स्पेस प्रेजेंट थी। दूसरा, इनकी वॉल देखो, इनकी वॉल मैंने इसे थिक बनाई है, थिक, बिल्कुल थिक बनाई है, ऐसे थिक, यानी इनकी वॉल्स के थ्रू गैस नहीं आ सकती, ना ऑक्सीजन ना CO2, कोई गैस नहीं आ सकती। यहां दोनों गैसेस आ सकती थी, O2 भी CO2 भी। यानी ये सेल्स जो हैं अगर आप गौर से देखें, मैंने बहुत बड़े बनाए हैं, लार्ज बनाए हैं, थिक वॉल्ड बनाए हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड बनाए हैं, लार्जर बनाए हैं, थिक वॉल्ड बनाए हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड बनाए हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड बनाए हैं, यानी इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट बनाई है। बड़े बड़े सेल्स हैं, अराउंड वस्कुलर बंडल, मल्टी लेयर्ड हैं, थिक वॉल्ड हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम दो। अब यहां पे कोई गैस अंदर नहीं आ सकती है, इम्परवियस टू गैसेस, इम्परवियस टू गैसेस। अब एक शानदार चीज बताती हूं, शानदार, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, खूब सारे क्लोरोप्लास्ट हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि खाना बनाना है ना यहीं पे, वहां तो बन नहीं रहा खाना, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहीं पर मेन खाना बनना है बेटा, बहुत सारा खाना बनेगा। बट एक कहानी में ट्विस्ट हो गया, सुनो। यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, थाइलाकॉइड है, स्ट्रोमल लैमेली है, पर बेटा थाइलाकॉइड ने मिलकर ग्रैना नहीं बनाया। थाइलाकॉइड अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, यानी ग्रैना नहीं बना है, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। थाइलाकॉइड प्रेजेंट है बट ग्रैना प्रेजेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंज है जो प्रकृति ने, नेचर ने किया है इनके अंदर।
बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, यहां पर तो फोटो सिस्टम 1 था, यहां 2 था, पर इधर तो एप्रेस पार्ट है ही नहीं, जो भी कुछ है एक्सपोज्ड है, जो भी कुछ है एक्सपोज्ड है। यानी ऐसे क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स पर केवल फोटो सिस्टम 1 मिलता है, फोटो सिस्टम 2 होगा ही नहीं, क्योंकि एप्रेस्ड पार्ट है ही नहीं, तो इनमें फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होगा। आया समझ क्यों? और अगर फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा बेटा तो वाटर की स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, और वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन का रिलीज भी नहीं होगा। ये सब कुछ एब्सेंट है। मजे आ गए? PS2 वाटर की स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन का रिलीज, कुछ भी नहीं होगा। अब बड़ा ध्यान से सुनना, यानी बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं सकती, इम्परवियस, अंदर सेल के ऑक्सीजन रिलीज हो नहीं रही है, यानी यहां पर ऑक्सीजन CO2 से कम है। हमेशा भले ही एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा हो जाए, जो अंदर आ रही है O2 ज्यादा हो, बट इन सेल्स के अंदर कभी O2 मोर देन CO2 नहीं होगी, यानी यहां पर रुबिस्को प्रेजेंट होगा। हाँ, रुबिस्को प्रेजेंट होगा तो कैल्विन साइकिल करेगा, कैल्विन साइकिल करेगा तो यहीं पर खाना बनेगा, कैल्विन साइकिल, फूड सिंथेसिस होगा। मजे आ गए? अभी कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। यानी नॉर्मली जो C3 प्लांट्स होते हैं डाइकॉट के, उनमें मीजोफिल सेल्स के अंदर खाना बनता है, रुबिस्को भी वहीं होता है। C4 में भी जो गेहूं चावल है वो भी C3 है, मोनोकॉट्स में गेहूं चावल, राइस व्हीट C3 है, उनमें भी मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को होगा, वहीं खाना बनेगा। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को एब्सेंट है, कैल्विन साइकिल रन नहीं करेगी, यहां फूड सिंथेसिस नहीं होगा। उनके लिए एक स्पेशल सेल्स हैं, बंडल शीट सेल, जो लार्जर सेल्स हैं, थिक वॉल्ड है, इम्परवियस टू गैसेस है, ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है, फोटो सिस्टम 2 नहीं है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, O2 आएगी नहीं, अंदर रिलीज हो नहीं रही है, यहां रुबिस्को मिलेगा और खाना बनाएगा। पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम आप तो कह रहे हो ये O2 CO2 दोनों के लिए इम्परवियस है, तो CO2 अंदर कैसे आई? कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये तो हम समझ गए कि O2 नहीं आएगी, बट CO2 भी तो नहीं आएगी, और अगर CO2 नहीं आएगी तो खाना कैसे बनेगा? कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया? जरा मुझे एक थम्स अप भेजो, बताइए। बताइए, आया ना? आया तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। आपके दिमाग में बिल्कुल सही क्वेश्चन आया है, आना ही चाहिए था। मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे बहुत ध्यान से सुनिए। एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर की CO2 है, एटमॉस्फेयर की CO2 वो सबसे पहले मीजोफिल सेल के अंदर आएगी, क्योंकि ये तो इम्परवियस है, तो मीजोफिल सेल के अंदर आएगी। पर मीजोफिल में इसे पकड़ने के लिए रूबी नहीं आएगी, क्योंकि रुबिस्को नहीं है। यानी यहां पर जो पहला CO2 एक्सेप्टर है बेटा, जो प्राइमरी CO2 को पकड़ेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो रूबी नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका नाम है पेप। मीजोफिल सेल के अंदर पेप होगा जो CO2 को पकड़ेगा। पेप ये वही है ग्लाइकोलिसिस वाला फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पाइरुविक एसिड बनने से ठीक पहले सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट जो बना था, ये होगा पहला CO2 एक्सेप्टर। और पेप भी बेटा 3 कार्बन का होता है, आपको मालूम है, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में
कि CO2 मीजोफिल सेल में आएगी और बड़ी चालाकी से, वो क्या चालाकी होगी, वो चालाकी अगली क्लास में सिखाऊंगी, बड़ी चालाकी से हम उसे बंडल शीट के अंदर घुसाएंगे। पर कैसे घुसाएंगे वो अभी नहीं बता रही हूं मैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। और इस समय पर जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, वो बेटा OA बनता है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, अभी नहीं समझ आएगा। OA 4 कार्बन कंपाउंड, नेक्स्ट क्लास में सब सीखेंगे अपन मजेदार तरीके से। हम बड़ी चालाकी से इस CO2 को बंडल शीट के अंदर घुसा देंगे और बंडल शीट में बेटा इसका बाहें फैलाकर फिर से गाना गाकर स्वागत करेगी रूबी, क्योंकि यहां रुबिस्को है। यानी यहां पर जो CO2 एक्सेप्टर है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, वो वही है जो कैल्विन साइकिल वाली है, रूबी। 5 कार्बन की कीटोज शुगर, 1,5 रूबी। यहां वही है बेटा, 1,5 रूबी। यहां पर जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, कैल्विन साइकिल है तो वही बनेगा 3PGA, 3 कार्बन का कंपाउंड। मैं सब बताऊंगी अगली क्लास में, सब सिखाऊंगी आपको। 3PGA, ये तो कैल्विन साइकिल है ना, तो कैल्विन साइकिल की तरह ही CO2 एक्सेप्टर है, कैल्विन साइकिल की तरह ही जो है अपना पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। अब एक बात और समझो भाई, यहां जब हम चालाकी से CO2 अंदर डाल देंगे, RUBP एक्सेप्ट करेगी, 3PGA मॉलिक्यूल बनेगा और एंजाइम होगा रुबिस्को, एंजाइम होगा रुबिस्को। तो ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट है और ये एंजाइम है। इसी तरह से यहां पर ये एक्सेप्टर है, ये प्रोडक्ट है, तो कोई एंजाइम भी तो होना चाहिए बेटा, कोई एंजाइम भी तो होना चाहिए जो CO2 को पेप के साथ जोड़ के OA बनवाएगा। उस एंजाइम का नाम है, सुनो बड़ा ध्यान से, सुनो बड़ा ध्यान से, बहुत आसान है। यहां नाम दिया है RUBP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि वो RUBP में CO2 ऐड करता था, पूरा नाम हो गया RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यहां पर वो एंजाइम पेप के अंदर CO2 ऐड करेगा, तो पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज, जिसे शॉर्ट में लिख देते हैं पेपकेज, पेपकेज प्रेजेंट। बेटा ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इस सेल के, इन साइटोप्लाज्म। जैसे रुबिस्को कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, पर ये साइटोप्लाज्म में है, सेल के साइटोप्लाज्म में है। रुबिस्को कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना, वही तो कैल्विन साइकिल चलती थी। तो बेटा रुबिस्को हमेशा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मिलता है, बट पेप के साइटोप्लाज्म में मिलेगा। जरा मुझे सोच के बताइए कि यहां पर पेपकेज प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं, यस या नो, प्लीज लिखकर भेजो, यस या नो, बताइए 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 बताइए, यस या नो, क्या लगता है आपको? बेटा पेपकेज वहां चाहिए जहां पेप के साथ CO2 ऐड करना है, तो जो एटमॉस्फेयर का CO2 आ रहा है उसे पेप के साथ ज्वाइन करने के लिए पेपकेज यहां चाहिए, पर यहां पेप है ही नहीं, यहां तो रूबी के साथ जोड़ना, इसलिए रुबिस्को मिला था। बहुत बढ़िया बेटा, मैं यहां पर लिख रही हूं पेपकेज एब्सेंट, आप नीचे ही लिख लेना पेपकेज एब्सेंट। तो यहां पेपकेज एब्सेंट है, रुबिस्को प्रेजेंट है, और यहां पर पेपकेज प्रेजेंट है और रुबिस्को एब्सेंट है।
यानी प्रकृति ने, नेचर ने, ईश्वर ने क्या किया कि जहां पर O2 मोर देन CO2 है, मीजोफिल सेल वहां से गायब कर दिए रुबिस्को को, ताकि कभी ऑक्सीजनेशन, फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। और बड़ी स्टाइल से एक नए टाइप के बंडल शीथ सेल्स क्रिएट कर दिए हैं, क्रांस एनाटमी की तरह, पुष्पांजलि की तरह लग रहे हैं। यहां रुबिस्को मिलेगा, यहां पर O2 कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ना इनसाइड आती है ना अंदर प्रोड्यूस होती है। चालाकी से CO2 लाएंगे तो CO2 मोर देन O2 होगी, यानी यहां कैल्विन साइकिल होगी, यहां खाना बनेगा। आओ अब थोड़ी सी बात बस इस पेपकेस की कर लेते हैं, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की, या पेपकेस, शॉर्ट में लिख देते हैं पेपकेस। बेटा पेपकेस क्या कर रहा है समझो। पेपकेस जो है, ये पेप तो इसका सबस्ट्रेट है, पेप, और उसके साथ ये CO2 ऐड करता है, CO2, यानी पेपकेस जो है ये कार्बोक्सिलेशन करता है ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब CO2 ऐड होगा पेप के साथ, पेप 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 1 कार्बन है, तो इससे OA बनता है 4 कार्बन का। हम सब सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। नाउ अगर हम बात करें CO2 के साथ फ्रेंडशिप की, CO2 एफिनिटी, बहुत ध्यान से सुनो, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि CO2 के साथ जो फ्रेंडशिप है वो पेप के ज्यादा लॉयल है, लॉयल, मोर पक्का दोस्त, या रुबिस्को ज्यादा लॉयल है? बताइए। CO2 अगर मैं दूं तो CO2 किसे लाइक करेगी, CO2 किसे पसंद करेगी? रुबिस्को के पास जाना, जो धोखा भी दे सकता है, रिसीव कर सकता है, O2 ज्यादा आ गई तो वहां भाग सकता है, या पेपकेस के पास जाना जिसका सिर्फ और सिर्फ CO2 ही फ्रेंड है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसकी ज्यादा होती है बेटा, इसकी ज्यादा होती है। पेपकेस इज मोर फ्रेंडशिप देन रुबिस्को फॉर CO2। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा। यानी अगर ये जो C4 प्लांट्स हैं, ये ऐसे एरिया में है जहां ऑलरेडी ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, उस कम CO2 को भी ये पेपकेस पकड़ लेता है बेटा, पेपकेस पकड़ लेता है। पेपकेस इतना पक्का दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है। चलिए लिख लो एक बार। यानी अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करूं और उनके लीव्स की बात करूं, क्या मैं ये बोल सकती हूं कि उनके लीव के अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं, 2 टाइप ऑफ सेल्स, एक MSC और एक BSC, 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स 2 टाइप के हैं, एक मीजोफिल सेल और दूसरे बंडल शीथ सेल कह सकती हूं। और क्लोरोप्लास्ट भी बेटा 2 टाइप के हैं, 2 टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी अभी हमने बात करी, क्या बात करी कि MSC के अंदर नॉर्मल ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, नॉर्मल, जिसमें फोटोसिस्टम 1 भी होगा, फोटोसिस्टम 2 भी होगा, वाटर स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा। बट ए ग्रैनल टाइप के हैं BSC में, ताकि एप्रेस्ड पार्ट ना हो, ताकि फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ना हो, ऑक्सीजन रिलीज ना हो। ऐसा दिस डज नॉट अकर इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में चाहे राइस, व्हीट, मोनोकॉट हो, चाहे डाइकॉट्स हो,
दोनों में ही ओनली मीजोफिल सेल है, एक ही तरह का सेल है, और उसमें नॉर्मल ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। इसे बोलते हैं बेटा डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट की टू मॉर्फोलॉजी है, टू टाइप का है, दो तरीके का है दिखने में। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। एम्स में ये क्वेश्चन आता था जब एम्स का पेपर बेटा अलग से हुआ करता था। हो गया, लिख लिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, बट एक होमवर्क मैं आपको दूंगी। रुको, ये मैंने सारा समझा दिया है आपको, ये मैंने पूरा समझा दिया है, ये भी सारा समझा दिया है। ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है बेटा, इसको मैं हटा देती हूं। ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया है, ये भी नहीं पढ़ाया है। चल, ये आपका होमवर्क होगा। देखो, गौर से देखो। वैसे अपन ने लिख भी लिया है, वैसे लिख भी लिया है सब। यहां पे ग्रैनल नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों है, तो दोनों तरीके से एटीपी फॉर्मेशन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन का रिलीज होगा। क्योंकि ऑक्सीजन का रिलीज होगा, O2 मोर देन CO2 होगा, इसीलिए रुबिस्को एब्सेंट होगा। यानी फूड नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। यहां पर पेपकेज प्रेजेंट होगा, जो पेप के साथ एटमॉस्फेयर की CO2 को जोड़ेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां पर ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, ओनली फोटोसिस्टम 1 होगा बेटा, ओनली साइक्लिक तरह से एटीपी बनेगी। फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एब्सेंट होगा, ऑक्सीजन रिलीज एब्सेंट होगा। यानी यहां पर O2 हमेशा नहीं है, CO2 मोर देन O2 है, तो यहां रुबिस्को प्रेजेंट होगा, फूड बनेगा, स्टार्च बनेगा। पेपकेज का यहां कोई काम नहीं होगा। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए जी, ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। हमने आज कैल्विन साइकिल पढ़ी, C4 प्लांट्स की वाई देयर इज अ स्पेशल नीड फॉर स्पेशल टाइप ऑफ C4 प्लांट्स, वो पढ़ा, और उनकी क्रैंस एनाटॉमी पढ़ी, MSc BSc। एक्चुअली कैसे होगा ये सब, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ जी, देखो हमेशा ध्यान रखो, प्रोडक्ट पूछा है या एक्सेप्टर पूछा है। प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 82% वैदिक, केंजो, देवेश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। जितना पढ़ा रही हूं उतना ही पढ़ो ना, आगे भागो ना पीछे रहना है। डार्क रिएक्शन में CO2 का एक्सेप्टर कौन है बेटा, कुछ भी नहीं दिया है, हम C3 साइकिल मान लेते हैं, RUBP। वैसे भी कंफ्यूजन नहीं है, C4 में पेप होगा, तो MSc BSc ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, अपन तो सिंपल सिंपल RUBP मान लेंगे। 89% देवेश, शेरल, विकास, शिवानी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुबिस्को का फुल फॉर्म है RUBP। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बेटा RUBP सबस्ट्रेट है, जैसे पेपकेज में पेप सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पे ही तो एंजाइम काम करके प्रोडक्ट बनाता है। 78% वैदिक, संजना, वंचिता, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। हाँ जी,
6 CO2 अगर फिक्स करना है तो 6 केल्विन साइकिल करनी पड़ेंगी। 1 CO2 फिक्स होता है 1 केल्विन साइकिल से। 83%। वैदिक, शेरल, राजशाही, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई एवरीवन। रीजनरेशन। अब देखो कुछ भी नहीं दिया है तो हम 1 केल्विन साइकिल मान लेंगे। तो 1 केल्विन साइकिल में रीजनरेशन के अंदर 1 एटीपी लगता है। और वैसे भी कोई 6 एटीपी तो दिया नहीं है जो अपने को कंफ्यूजन हो कि 6 केल्विन साइकिल 1 ग्लूकोज, वो कुछ ना कुछ हिंट देते, बिल्कुल क्रेब साइकिल की तरह है बेटा। 58%। सिकुन, देवेश, संजना, सहराज, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेब साइकिल 2 लगती थी 1 ग्लूकोज के लिए, पर 1 ग्लूकोज बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल्स लगती हैं। ये गड़बड़ नहीं करनी। एक CO2 जो एंटर हो रहा है उसे क्या क्या चाहिएगा? उसे बेटा 3 ATP चाहिए और 2 NADPH2 चाहिए। NADPH2 दोनों रिडक्शन स्टेप में लगेंगे, ATP 2 रिडक्शन में लगेगी और 1 रीजनरेशन में लगेगी। 66%। राजशाही, दक्ष, विकास, धर्म, वेरी गुड। आपसे बोलेंगे वो क्लियरली चीख चीख के क्वेश्चन कहेगा कि मैं 1 CO2 की बात कर रहा हूं या 1 ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। 1 ग्लूकोज की बात हो रही है। अब 1 CO2 के लिए 1 केल्विन साइकिल के लिए 3 ATP चाहिए, पर यहां 6 यानी 18 ATP एंड 12 NADPH2 लगेंगे। 74%। धर्म, अभय, राजशाही, विकास, वेरी गुड। चलो बहुत इजी, करो ट्राई। इन मतलब अंदर घुस रहे हैं साइकिल में, आउट मतलब बाहर निकल रहे हैं साइकिल से। हाँ जी, 6 CO2 अंदर जाएंगे तो 1 ग्लूकोज मिलेगा। 18 ATP अंदर जाएंगे तो 18 ADP और 12 NADPH2 जाएंगे तो 12 NADP, यानी 18 12 ये हो जाएगा। ATP 18 लगती है बेटा, ATP ज्यादा लगती है, तभी तो साइक्लिक तरीके से एक्स्ट्रा ATP बनाई है। 50%। जॉन, विकास, देवेश, आइगर, दक्ष, वेरी गुड। चलो मैं साइड हो जाती हूं, करिए ट्राई। मजे आए क्रैंस एनाटॉमी पढ़ने में? रूबी के साथ CO2 जुड़ रहा है, एक पानी पिला रहे हैं, ये पहला स्टेप है बेटा, कार्बोक्सिलेशन स्टेप है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर पागल बनेगा, ये सेकेंड स्टेप है, रिडक्शन स्टेप है, और फाइनली रीजनरेशन स्टेप हो जाएगा। 82%। बहुत बढ़िया। शेरल, विनीत, देवेश, जॉन, तनिषा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंस एनाटॉमी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे C4 साइकिल के साथ। बॉटनी कहां टफ है? आरती नहीं है टफ, मैथ से तो इजी है। कोई टफ नहीं है बेटा, समझते जाओ, याद करते जाओ। एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार करो, 2 बार में नहीं हो रहा, 3 बार में करो, पक्का होगा, घबराना नहीं है। अगर एक RUBP का कार्बोक्सिलेशन हुआ है तो कितने PGA मिलेंगे? एक RUBP में एक CO2 जुड़ेगा तो 2 PGA बनेंगे। 60% ने सही दिया है। शेरल, सहराज, दक्ष, देवेश, वेरी गुड। भागना मत, अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है मुझे आपको। ये आपका लीडर बोर्ड, देवेश, विकास, आइगर, आराध्य, अमित, रिचिता, आफ्ताब, आर्यन, वंशिका, आयुषी, सबके 10 आउट ऑफ 10 है। बताओ मुझे बॉटनी कहां टफ है, और चैट बॉक्स में भी बहुत बढ़िया। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लो, कल दशहरे का हॉलिडे है, पर आपके लिए हॉलिडे नहीं है, आपके लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। कल का फुल डे मिलेगा हमें पढ़ने के लिए।
बेटा अगर किसी का बैकलॉग है तो बैकलॉग क्लियर करना, जिनका बैकलॉग नहीं है उन्हें क्या करना है, एक तो आराम से मत बैठना, आज का काम आज ही करना, आज लास्ट लेक्चर रिवाइज करना, आज का लेक्चर लर्न करना, एनसीईआरटी रीड करना, डीपीपी सॉल्व करना, ये आज ही करना है अपने को, टुडे। अब सैटरडे और संडे के लिए मैंने आपका होमवर्क डिसाइड कर दिया है। बेटा आप मॉर्फोलॉजी का समरी लेक्चर, और समरी लेक्चर में फैमिलीज न्यू वाली नहीं है, तो जो सारी टोटल न्यू ऑल फैमिलीज या न्यू फैमिलीज, जो भी जितनी भी फैमिलीज हमने पढ़ी हैं वो सब, ये आपको सैटरडे करना है। आपको 2 घंटे 1-1.5 घंटा करीब लगेगा। आपको जो टॉपिक वी को याद नहीं आ रहा हो, जो एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हो, उसको दोबारा से लर्न करना, बिल्कुल अच्छे से पक्का करना। और प्लांट किंगडम का पॉडकास्ट सुन लेना, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। 2-2.5 घंटे कल आपको बेटा बॉटनी पढ़नी ही पढ़नी है। और संडे को आपको इन तीनों के समरी लेक्चर करने हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी एंड रेस्पिरेशन। अगर मान लो इन 3 में से आपका कोई एक चैप्टर बहुत पक्का है, जैसे हो सकता है कुछ बच्चों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कई बार पढ़ लिया है, तो आप पॉडकास्ट से भी रिवाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनाटॉमी और रेस्पिरेशन समरी लेक्चर से ही करना, और जिस टॉपिक में डाउट है उसे पक्का करना दोबारा से। रिवीजन का तभी मतलब है जब जहां हम गड़बड़ कर रहे हैं उसे पक्का करें। बेटा टेस्ट है तो थोड़ा आगे पीछे कर लेना ना, संडे को टेस्ट में रेस्पिरेशन आएगा तो सैटरडे को कर लेना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। मेरे सारे राधान परिंदे कितने इंटेलिजेंट है। दूसरा, आज हमारी वीक की लास्ट क्लास है। आपके जो डाउट्स हो मुझे ऐप पर भेज देना, मैं सब सॉल्व कर दूंगी। और आपको कैसा लग रहा है पढ़कर मुझे जरूर बता देना। आज की क्लास कैसी लगी, क्रैन्स एनाटॉमी, कैल्विन साइकिल समझ आई, मजे आए, कैसे ग्लाइकोलिसिस का उल्टा कर हमने फटाफट से सब चीजें याद कर ली, मुझे जरूर बताना। सो आई विश यू ऑल, आपको, आपकी फैमिली को, अ वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। बट दशहरा इंजॉय नहीं करना, पढ़ाई इंजॉय करनी है कल। बेटा पढ़ाई करनी है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। मैं फिर कह रही हूं, हर स्टूडेंट जो सिलेक्ट होने वाला है वो कल पढ़ रहा होगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा निकाल लेना, 1 घंटा बहुत हो गया तो 1 घंटा, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। रावण वावण देखने के लिए मत जाना, बिल्कुल समय बर्बाद मत करना, खिड़की दरवाजे बंद करना और अपनी पढ़ाई करना, ठीक है। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स। अब दशहरा सेलिब्रेट करेंगे अगले साल एमबीबीएस कॉलेज में जाकर। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।